हम्म, हम्म, हम्म। नमस्कार बच्चों, सबसे पहले तो मैं सॉरी फील करना चाहूँगी। मुझे बहुत खेद है कि मेरी वजह से आपको बहुत अधिक देर तक इंतज़ार करना पड़ा। दरअसल इसे सफाई देना तो नहीं कहूँगी, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं ठीक 4 बजे से ट्राई कर रही हूँ, मगर वो टेक्निकल ग्लिच कहें क्या कहें, या फिर इसे थोड़ी सी मेरी नादानी समझिए कि मैं अभी टेक्निकली उतनी साउंड नहीं हूँ। क्योंकि जब हम ऑनलाइन क्लास डीओई की लेते थे तो वहाँ पूरा टेक्निकल सपोर्ट रहता था, पूरी टीम होती थी। लेकिन यहाँ जब खुद से मैनेज करना पड़ता है तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, और सारी पीपीटीज तैयार होने के बावजूद स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही थी, और इसी वजह से लाइव नहीं जा पा रही थी मैं। लेकिन खैर, मैंने आपसे वादा किया था कि आपको अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ करवाऊंगी, और विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पर हम एक टेस्ट लेंगे और एमसीक्यू के प्रश्न करेंगे, तो वो वादा तो मुझे पूरा करना ही है। थोड़ी देर हुई लेकिन कोई बात नहीं, हम स्पीड से कर लेंगे और अपना काम पूरा करके ही जाएंगे। नई स्क्रीन शेयर हुई ना सही, लेकिन आपको प्रश्न अवश्य मिलेंगे और आपकी समस्याएं भी मैं सुनूंगी। आप मुझे चैट बॉक्स में अपनी समस्याएं बताएंगी तो मैं उनका उत्तर भी देने का प्रयास करूंगी। तो बच्चों, ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, क्योंकि पहले ही समय बहुत बर्बाद हो गया। इसमें आपकी आपकी कोई कमी नहीं है, गलती मेरी ही रही कि मैं जल्दी से नहीं जुड़ पाई। लेकिन खैर, उसके लिए एक बार दोबारा सॉरी करते हुए मैं आज की कक्षा की ओर बढ़ती हूँ। तो बच्चों, आज हमने टेस्ट रखा है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन का, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम का वैसे तो पाठ नंबर 3 है, लेकिन 12वीं कक्षा के लिए प्रथम सत्र के लिए ये पहला पाठ है। तो इस पाठ में एमसीक्यू जो जितने मैक्सिमम बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, वो सारे मैंने बनाने की कोशिश की है। अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको उन सारी पीपीटीज की वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगी आज रात तक की, तो आपको वो मिल जाएगी। और यहाँ लाइव का फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर आपकी कोई भी समस्या रहती है या कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे तुरंत पूछ सकते हैं और मैं आपको उनका जवाब दूंगी। चलो शुरू करें बच्चों, तैयार हैं आप लोग एमसीक्यू के उत्तर देने के लिए? तो बस जैसे ही मैं प्रश्न बोलूं आप तुरंत उसका उत्तर देंगे। का, खा, गा, घा, इन चारों में से जो भी उत्तर हो फटाफट दे दीजिएगा। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से जनसंचार का माध्यम कौन सा है? 4 ऑप्शंस दे रही हूं मैं आपको। पहला रेडियो, दूसरा टेलीविजन, तीसरा समाचार पत्र और चौथा उपयुक्त सभी। हाँ जी, बताइए जल्दी बच्चों, कौन से वाला है इनमें से? क रेडियो, ख टेलीविजन, ग समाचार पत्र या घ उपयुक्त सभी? अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मेरा उत्साह बढ़ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये सभी जनसंचार के माध्यम है, क्योंकि रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट, ये सभी जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं। तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? अब 4 ऑप्शन सुनिए। रेडियो, दूसरा मुद्रित माध्यम, तीसरा इंटरनेट या चौथा टेलीविजन। जल्दी बताइए, शाबाश बच्चों, जल्दी बताइए जल्दी, सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? क रेडियो, ख मुद्रित माध्यम, ग इंटरनेट और घ टेलीविजन। अरे वाह, शाबाश, इसमें काफी बच्चों का सही आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं मुझे नहीं, एक दो का गलत भी आ गया, ये फिर गलत आ गया। विवेक कुमार, मनीषा, निशा, भारती, बहुत से बच्चों ने सही उत्तर दिया है यहाँ पर। हाँ, शाबाश बच्चों, सही उत्तर है ख, यानी मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया, जिसमें क्या क्या आता है? छपी हुई चीजें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, ये सभी किस में आते हैं? मुद्रित माध्यम में। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही उत्तर दिया। तीसरा प्रश्न, कौन सी विशेषता मुद्रित माध्यम में नहीं पाई जाती? मैं आपको 4 विशेषताएं बताऊंगी, 4 में से जो मुद्रित माध्यम की नहीं है वो आप मुझे बता देंगे। पहला, यह लिखित भाषा का विस्तार है। दूसरा, इसमें चिंतन, विचार और विश्लेषण की सुविधा है। तीसरा, इसमें किसी भी घटना की जानकारी तुरंत मिल जाती है। और चौथा, इसे हम कभी भी कहीं भी ले जाकर पढ़ सकते हैं।
तो जल्दी से बताइए, जो मुद्रित माध्यम में ना हो वो विशेषता आपको बतानी है। पहली मैंने बोली यह लिखित भाषा का विस्तार है, दूसरी इसमें चिंतन विचार विश्लेषण की सुविधा है, तीसरा इसमें किसी भी घटना की जानकारी तुरंत मिल जाती है, और चौथा इसे हम कहीं भी कभी भी ले जाकर पढ़ सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अभी तक सभी का सही आ रहा है, शाबाश बच्चों। तीसरा उत्तर ठीक, इसमें किसी भी घटना की जानकारी तुरंत मिल जाती है, यह उत्तर सही नहीं है। ठीक है, यह वाली बात सही नहीं है, आपका उत्तर सही है। आपने तीसरा उत्तर दिया, ये बिल्कुल सही है, शाबाश। तो हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डेडलाइन क्या है। ध्यान से सुनना, 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है किसी पत्रकार द्वारा मृत्यु से पहले खींची गई लाइन। दूसरा, किसी पत्रकार द्वारा रिपोर्ट या समाचार को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की जो निश्चित समय सीमा है। तीसरा, देश की सीमा पर मृत्यु को प्राप्त हो जाना। चौथा, किसी लाइन को खींचकर मिटा दिया जाना। तो बच्चों ये 4 ऑप्शन दिए मैंने। डेडलाइन क्या है, रिपीट कर रही हूं। पहला, किसी पत्रकार द्वारा मृत्यु से पहले खींची गई लाइन। दूसरा, किसी समाचार या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की निश्चित समय सीमा। तीसरा, देश की सीमा पर मृत्यु को प्राप्त होना। चौथा, किसी लाइन को खींचकर मिटा दिया जाना। शाबाश, वाह, वेरी गुड। ये निशांत और चाहत, मनीषा, शाबाश, रूपल, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। बहुत जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है बच्चों, बिल्कुल सही। इसमें दूसरा विकल्प भी ठीक था। डेडलाइन का अर्थ है किसी समाचार या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की निश्चित समय सीमा। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब भी अखबार में, समाचार पत्र में कोई समाचार छपना है तो उसको निश्चित समय तक, जैसे रात के 12 बजे तक स्वीकार कर लिया जाता है और उसे फिर छापा जाता है, क्योंकि सुबह वह लोगों के पास आना है छप करके, तो इतना समय नहीं होता कि कभी भी ला करके दे दिया जाए। तो जिस निश्चित सीमा तक उसे स्वीकार किया जाएगा उसी को हम कहेंगे डेडलाइन। हाँ, कभी कभी विशेष परिस्थितियों में ये डेडलाइन थोड़ी आगे पीछे बढ़ा भी दी जाती है, परंतु प्रायः ये निश्चित समय ही होता है। शाबाश बच्चों, ऐसे ही जल्दी जल्दी उत्तर देना। और 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेडियो से जुड़ी विशेषता है। मैं 4 बताऊंगी। पहला, यह दृश्य श्रव्य माध्यम है, मैं रेडियो की बात कर रही हूँ बच्चों। दूसरा, इसमें समाचार बुलेटिन को कहीं से भी और कभी भी किसी भी अंश से हम सुन सकते हैं। तीसरा, कठिन शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर समाचार को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। चौथा, इसमें ध्वनि, स्वर, शब्दों का विशेष ध्यान रखना होता है। तो बताइए कौन से वाला इसमें सही होगा, रेडियो से जुड़ी विशेषता कौन सी है। रिपीट करूं मैं? अरे वाह, आपने तो मेरे दोबारा बोलने से पहले ही उत्तर दे दिया, यानी जो टाइम हमने शुरू में बर्बाद किया है उसे आप कवर अप करने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बच्चों। इसमें डी ऑप्शन, घ उत्तर, चौथे वाला ही बिल्कुल सही है कि रेडियो में ध्वनि, स्वर और शब्दों का विशेष ध्यान रखना होता है। शाबाश, इससे पता चल रहा है कि आप लोग वाकई तैयार करके आए हैं ये पाठ, बहुत खुशी की बात है। ये क्लास सबके लिए काम की होने वाली है, जो तैयार करके आए हैं उनके लिए भी उपयोगी होगी, और जो नहीं पढ़ के आए हैं वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न जान पाएंगे। जो तैयार करके आए हैं वो तो खुद जांच लेंगे कि उनकी तैयारी कितनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कार्य जनसंचार का नहीं है। जनसंचार माध्यम कौन से, ये तो आपने पहले ही बता दिया था मुझे। अब मैं पूछ रही हूँ इनमें से कौन सा कार्य जनसंचार का नहीं है। पहला ऑप्शन, लोगों का मनोरंजन करना। दूसरा, जनता को शिक्षित करना। तीसरा, भोजन का प्रबंध करना। चौथा, लोगों को सूचनाएं पहुंचाना। बताइए जल्दी से। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। काफी सारे बच्चों के उत्तर आ रहे हो, हैरानी की बात है सभी का सेम है, एक दूसरे का देख के तो नहीं दे रहे ना। बहुत बढ़िया बेटे, वेरी गुड। तीसरा उत्तर, भोजन का प्रबंध करना, यह सही नहीं है क्योंकि ये जनसंचार का कार्य नहीं होता। अगला, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन हैं। पहला 1895, दूसरा 1923, तीसरा 1921 और चौथा 1936। बताइए जल्दी से। पहला 1895, दूसरा 1923,
तीसरा 1921, चौथा 1936। टेलीग्राम पर मांग रहे हैं बच्चे। चलो मैं कोशिश करूंगी बेटा। मैंने क्या कहा कि मैंने बहुत कुछ आप ही के कहने पर ही सीखा है, और इसीलिए आप टेलीग्राम पर चाहते हैं, मैं टेलीग्राम पर भी दे दूंगी आपको ये पीपीटीज जो मैंने तैयार की हैं, और मेरे चैनल पर तो आपको मिलेगी। वेरी गुड। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर तो दीजिए ना। शाबाश, पहला उत्तर ही सही है, 1895। वेरी गुड बेटा, आपका उत्तर सही है, 1895। अगला प्रश्न, अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? आपकी पुस्तक का नाम ही है अभिव्यक्ति और माध्यम, है ना? तो इसमें मैं पूछ रही हूँ अभिव्यक्ति में क्या शामिल होता है। चार ऑप्शन सुनिए। पहला भाव, दूसरा विचार, तीसरा सूचना, और चौथा उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइए। अरे बच्चों, ये पीछे वाले उत्तर में कुछ बच्चों का गलत आने लगा। डी नहीं बेटा, ए था ऑप्शन पिछले वाले का। ठीक है, ए था। जिनका गलत है वो रिवाइज कर लेंगे। चलिए, अब वाला प्रश्न जो मैंने बोला, अभिव्यक्ति में क्या शामिल है? भाव, विचार, सूचना या उपयुक्त सभी। शाबाश, ये मनीषा सिंह, चाहत और खुशी, सोनिया, प्रताप सिंह, वेरी गुड बेटे। मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे बढ़ चढ़ के उत्तर दे रहे हैं और जल्दी जल्दी दे रहे हैं। हैरानी की बात है, सही दे रहे हैं। और जो एक आध प्रश्न का उत्तर गलत आ रहा है तो आप उसको अवश्य याद कर लीजिएगा, ताकि आपका पेपर के लिए गलत ना हो, आगे परीक्षा में बिल्कुल सही दें। तो इसका सही उत्तर है घ, उपयुक्त सभी, यानी भाव, विचार, सूचना, ये सब अभिव्यक्ति के ही अंग हैं। और पीडीएफ का लिंक शेयर कीजिए बेटा। पीडीएफ का लिंक शेयर करूंगी तो फिर मुझे बीच में थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा, और पहले ही मैं टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ काफ़ी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ आपकी क्लास टाइम पे हो जाए, जो बच्चे आए वो बोर होकर चले ही ना जाएं, उनको ऐसा ना लगे कि टाइम वेस्ट हो गया। मैं दूंगी, पक्का दे दूंगी। इसके बाद मेरी रेडी है, बस उसको फिर शेयर करने के लिए मुझे थोड़ी देर, नहीं तो क्लास को फिर डिस्टर्ब करना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। वर्तमान समय में इंटरनेट पत्रकारिता बहुत लोकप्रिय है क्योंकि। इसके चार ऑप्शन है। इसमें दृश्य व मुद्रित दोनों माध्यमों के गुण सम्मिलित हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ? इंटरनेट पत्रकारिता की। ठीक है, ए ऑप्शन, क ऑप्शन, जो क विकल्प है वह है इसमें दृश्य व मुद्रित दोनों माध्यमों के गुण सम्मिलित हैं। ख, इससे सूचनाएं बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती हैं। घ, इससे खबरों की पुष्टि तत्काल हो जाती है। और घ, इससे न केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन होता है, बल्कि खबरों की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंडर तैयार करने में भी तत्काल सहायता मिलती है। तो इनमें से कौन सा आप बताएंगे कि बिल्कुल सही है? बताइए बच्चों। रिपीट करूं क्या? चलिए दोबारा सुनिए। चार विकल्प हैं जो। पहला, इसमें दृश्य व मुद्रित दोनों माध्यमों के गुण सम्मिलित हैं। दूसरा, इससे सूचनाएं बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती हैं। तीसरा, इससे खबरों की पुष्टि तत्काल हो जाती है। चौथा, इससे न केवल खबरों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन होता है, बल्कि खबरों की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंडर तैयार करने में भी तत्काल सहायता मिलती है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको चारों सही लग रहे हो, लेकिन मुझे चाहिए जो सर्वाधिक उचित है, जो सबसे ज़्यादा आपको सटीक लगता है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस क्लास के बाद आपको शेयर कर दूंगी पीपीटी। लेकिन आप अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट फील करें, जैसे हो सकता है आपको लगे कि ये तो चारों ही उत्तर सही लग सकते थे, है ना? बिल्कुल, लेकिन हर ऑप्शन में कोई एक विशेषता है, और जो चौथा है, चौथे वाले में सारी विशेषताएं सम्मिलित हैं। तो सर्वाधिक उचित जो होगा वो घ वाला। तो हम अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के विशाल वर्ग से संवाद कायम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मैंने बोला जब प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए, जैसे कि मैं इस समय आपके साथ इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल और लैपटॉप के द्वारा आपसे जुड़ी हूँ, तो जब किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के विशाल वर्ग से संवाद कायम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? चार ऑप्शन। पहला, समूह संचार। दूसरा, जनसंचार। तीसरा,
अंतर्वैयक्तिक और चौथा अंतःवैयक्तिक। अब बताइए जल्दी से, रिपीट करूं। क समूह संचार, ख जनसंचार, ग अंतर्वैयक्तिक और घ अंतःवैयक्तिक। शाबाश, वेरी गुड। सारे ऑप्शन सभी ने अभी तक जितने भी उत्तर आए मेरे सामने सभी का उत्तर सही है, शाबाश। ख वाला ही सही है, जनसंचार, क्योंकि समूह संचार होता है पूरे समूह के बीच में आप संचार कर रहे हो, लेकिन प्रत्यक्ष होगा ना। और अंतर्वैयक्तिक क्या होगा, दो के बीच में। अंतर्वैयक्तिक क्या होगा, अपने अंदर ही अंदर जब हम विचार विमर्श करते हैं। लेकिन जनसंचार वो होगा जब बहुत अधिक लोगों के साथ होता है, मगर उसमें किसी तकनीक का सहारा भी लेना पड़ता है। तो यहाँ उत्तर सही क्या होगा, जनसंचार। क्यों बच्चों, मजा आ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे केबीसी में बैठे हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम 11वें प्रश्न पर पहुंच गए। 11वां शगुन होता है, मालूम है ना? हाँ जी, 11वां प्रश्न, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण चरण है कौन सा? विजुअल, नेट, बाइट या उपयुक्त सभी। 4 ऑप्शन दिए मैंने, विजुअल, नेट, बाइट, उपयुक्त सभी। आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्योंकि मैंने पूछा टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण चरण। हो सकता है इसमें आपको एक से अधिक भी दिखाई दे रहे हो, मगर चरण पूछ रही हूँ। आपको मालूम है टीवी की खबरों के गलत गलत उत्तर आने लग गया। टीवी की खबरों के 7 चरण होते हैं, मालूम है? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, फोन इन, लाइव, एंकर विजुअल, एंकर बाइट और एंकर पैकेज, है ना? ये और ड्राई एंकर, टोटल 7 होते हैं ना, मालूम है आपको? उनमें से अब मैं जो बोल रही हूँ, इनमें सबसे महत्वपूर्ण चरण, यानी जिसके बिना काम ना चले, बाकी के बिना चल जाएगा। टेलीविजन की बात हो रही है, एक बार रिपीट करती हूँ। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण चरण जो मैंने 4 ऑप्शन दिए, जरूरी नहीं कि उपयुक्त सभी ही सभी के लिए ठीक हो। ज्यादातर वही होता है, जब उपयुक्त सभी दिखाई देता है ना, तो आंख मूंद के सब उत्तर देते हैं उपयुक्त सभी ठीक होगा। लेकिन ध्यान से देखो, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसा दिया जाता है कि आप थोड़ा सा डगमगा जाएं, है ना? तो ध्यान से सुनिए, पहला है विजुअल, दूसरा नेट, तीसरा बाइट और चौथा उपयुक्त सभी। इनमें से शायद कोई तो ऐसा भी हो जो टीवी के चरणों में आता भी ना हो। महत्वपूर्ण वाला, वेरी गुड। अब आने शुरू हुए ना, अब सही आने शुरू हुए, वेरी गुड। विजुअल, बिल्कुल ठीक। टीवी पर देख कर में ज्यादा समझ आता है ना? सुनाई देता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर टीवी पर जो समाचार आते हैं वो दृश्य श्रव्य माध्यम है, ठीक है ना? मालूम है टेलीविजन दृश्य श्रव्य है, दिखाई भी देगा सुनाई भी देगा। और विजुअल मतलब दिखाई देना। हाँ, नेट तो इन चरणों में होता ही नहीं, तो इसको तो हम उपयुक्त सभी में कैसे गिन सकते हैं? बाइट सिर्फ कथन, अगर आप मान लीजिए कथन ना भी सुनाएं, दृश्य दिखाएं और उसके बारे में बताएं, तब भी बात समझ में आती है। तो यानी सबसे महत्वपूर्ण इनमें से कौन सा बना? विजुअल, ना कि उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्यों नहीं? क्योंकि नेट जो आ गया वो इसमें है ही नहीं ना, इसके चरणों में नेट शामिल नहीं होता, इसीलिए विजुअल। अगला प्रश्न, रेडियो समाचार की भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है? ध्यान से सुनना, नहीं वाली बतानी है आपको। पहला ऑप्शन, जो समाचार वाचक सरलता से पढ़ सके। दूसरा, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो। तीसरा, जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का इस्तेमाल हो। और चौथा, जिसमें सामासिक और तत्सम शब्दों की बहुलता हो। तो कौन सी विशेषता नहीं है वो बताइए। शाबाश, उत्तर दीजिए बच्चों, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, इसमें थोड़ा सा, अच्छा रिपीट कर दीजिए, मैं कर देती हूँ, ठीक है। रेडियो समाचार की भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं वाली छांटना, ध्यान से सुनते जाओ। पहला, जो समाचार वाचक सरलता से पढ़ सके। दूसरा, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो। तीसरा, जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का इस्तेमाल हो। और चौथा, जिसमें समासिक और तत्सम शब्दों की बहुलता हो। जो इनमें चारों में से गलत है ना, यानी जो विशेषता नहीं है, वो बता दीजिए मुझे जल्दी से। हाँ शाबाश, ममता, वेरी गुड बेटे, सबसे पहले ममता ने दिया। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। अब तो बहुत बच्चों के आने लग गए। गोल्डी का, मनीषा का, चाहत का, ये घाटक शायद लिखा हुआ है किसी ने नाम, दीपक,
जितने भी आ रहे हैं अब सबके सही आ रहे हैं, शाबाश, बिल्कुल सही है। घ वाला जिसमें समासिक और तत्सम शब्दों की बहुलता हो, ये विशेषता नहीं है, क्योंकि समासिक का मतलब क्या है, जो बड़े बड़े लंबे लंबे शब्द है, कई शब्दों को मिला करके संक्षिप्त रूप कर दिया जाता है उनका। आपने समास पढ़े हैं ना 9वीं 10वीं में, है ना। समासिक यानी जो दो शब्दों को मिला के एक बड़ा बना दिया जाता है, समस्त पद बना दिया जाता है, ऐसे शब्द। या तत्सम जो संस्कृत वाले शब्द, तो यानी कठिनाई लाना तो उद्देश्य ही नहीं होता ना रेडियो समाचार की भाषा का, इसीलिए समासिक और तत्सम शब्दों की बहुलता वाले नहीं होते, बल्कि आम बोलचाल की भाषा वाले और ऐसे होते हैं जिनको की आसानी से पढ़ा जा सके। शाबाश बच्चों, ठीक। अब ध्यान से सुनना। राकेश, हालांकि यहाँ कोई राकेश बैठा तो नहीं है ना, अभी तक तो मैंने नाम नहीं पढ़ा, खैर। राकेश रेडियो पर कार्यक्रम सुनते हुए जब ऊबने लगा तो उसने रेडियो बंद कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रेडियो क्या है, अब 4 ऑप्शन सुनिए, एक रेखीय माध्यम है, द्विरेखीय माध्यम है, या तीसरा ऑप्शन है दोनों ही सही है, या चौथा ऑप्शन है ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। बोलो। शाबाश, अरे वाह, मुझे तो रिपीट करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही, फटाफट उत्तर दे दिया, वेरी गुड, पहला ही सही है। यह एक रेखीय माध्यम है। एक रेखीय का मतलब समझ गए होंगे आप कि रेडियो से बोला जाता है और आप सुनते हो, आप बोलो और वो सुन ले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, दोनों तरफ से नहीं होता। जब उधर से बात कही जाए आप तक पहुंचे, आपसे कही जाए वहां तक पहुंचे, यह बनेगा द्विरेखीय। लेकिन रेडियो कैसा है, एक रेखीय, और यही वजह है कि उसमें उबाऊपन आ जाता है। मान लीजिए आप यहाँ पर चैट ना कर पा रहे होते, मैं आपकी बात सुनना पा रही होती, देखना पा रही होती, मुझे ना पता चलता कि आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं, तो आपके लिए भी उबाऊ हो जाता और मेरे लिए भी रुचि खत्म हो जाती है ना, उत्साह भंग हो जाता है ना। लेकिन जब दोनों तरफ से संवाद संपन्न हो तो वह है द्विरेखीय, लेकिन रेडियो में तो एक ही तरफ से है, एक रेखीय, इसी वजह से वो क्या हो जाता है, उबाऊ हो जाता है। अगला प्रश्न, टेलीविजन में सर्वाधिक महत्व किसका है। अब दोबारा से सुनिएगा, का विकल्प, स्वरूप ढांचा शैली, ख दृश्य, ग ध्वनि, या घ शब्द। बताइए फटाफट। का स्वरूप ढांचा शैली, ख दृश्य, ग ध्वनि और घ शब्द। बताइए बताइए, शाबाश। निक्का गौर, वेरी गुड, सही। ममता सही, हाँ, ये प्रताप सिंह ने सही दिया, नैना ने सही दिया, ममता, शाबाश, वेरी गुड, सही है। दृश्य का सबसे अधिक महत्व है, इन सब में किसका महत्व है, दृश्य का। तो बच्चों आप यहाँ पर एक बात समझ पा रहे होंगे कि कई बार मिलते जुलते उत्तर होते हैं, और सीबीएसई खास तौर पर मिलते जुलते उत्तर देती है, जो लगता है ये भी सही हो सकता है वो भी। उस स्थिति में आपको छांटना है सबसे ज्यादा सही कौन सा है, जिसके बिना काम ना चले, ठीक है। तो ये दृश्य वाला ही सही था, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, 15वें प्रश्न पर पहुंच गए हम। 12वीं कक्षा की छात्रा सुनीता रेडियो पर समाचार सुन रही थी। कुछ ऐसे गूढ़ शब्द आए जिनका अर्थ समझने में वह असमर्थ थी। गूढ़ मतलब कठिन, जिनका अर्थ समझने में वह असमर्थ थी। उसने जब तक शब्दकोश खोलकर उनका उत्तर देखा, अर्थ देखा, तब तक समाचार समाप्त हो गए। अब बताइए यह स्थिति क्या दर्शाती है, रेडियो में यह स्थिति क्या दर्शाती है। पहला, शब्दकोश से अर्थ ढूंढना अत्यंत कठिन है। दूसरा, शब्दों का स्थायित्व अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। तीसरा, समाचारों की भाषा सरल व बोधगम्य होनी चाहिए। चौथा, प्रसारित शब्दों की कठिनाई का तत्काल कोई निराकरण नहीं। बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ हाँ, चारों सही लग रहे हैं, हाँ अब ठीक आने शुरू हुए, वेरी गुड। पर ये बेटा मिक्सचर सा आ रहा है, कुछ का सही कुछ का गलत आ रहा है ना। तो रिपीट करूं क्या मैं एक बार ऑप्शंस। पहला है शब्दकोश से अर्थ ढूंढना अत्यंत कठिन है। दूसरा, शब्दों का स्थायित्व अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। तीसरा, समाचारों की भाषा सरल व बोधगम्य होनी चाहिए। चौथा, प्रसारित शब्दों की कठिनाई का तत्काल कोई निराकरण नहीं। हाँ, काफी बच्चों का सही भी है, पर जिनका गलत है मैं उनको क्लियर भी कर देती हूँ क्यों गलत है। चौथा ऑप्शन सही है यहाँ पर, प्रसारित शब्दों की कठिनाई का तत्काल कोई निराकरण नहीं। बच्चों आपको मैंने सैंपल पेपर भी बना करके भेजा था, उसमें भी था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है बेटा।
आपको उसमें बताया गया था कि जो रेडियो पर प्रसारित शब्द होते हैं उनको हम तुरंत नहीं जान सकते कि इसका सही उत्तर क्या है, सही अर्थ क्या है। मान लो कोई कठिन शब्द आ गया, उसका अर्थ आप जब तक ढूंढोगे तो आगे चले जाएंगे ना समाचार, है ना। तो यह वाला ही यह स्थिति दर्शाती है कि रेडियो में हम रुक करके सही अर्थ नहीं पता लगा पाते। जैसे मान लीजिए मुद्रित माध्यम है, वहां पर आपको कोई चीज कठिन लगी, आप रुक करके उस पर सोच लोगे, विचार कर लोगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। रेडियो में ऐसी हमें सुविधा नहीं मिलती। तो यहाँ पर घ वाला ऑप्शन मेहजबी का आया था, उसको डाउट आ रहा था इस बात पर। बच्चों समझ आया कि नहीं? फिर भी अगर बेटा आपकी कोई रह जाता है ना कोई डाउट, इस क्लास के लास्ट में मैं सिर्फ डाउट ही पूछने वाली हूँ आपसे, ठीक है। जो आपके डाउट्स है वो सारे मैं पूछने वाली हूँ। और फिलहाल हम आगे चले अगले प्रश्न पर। समझ में आ गया वाला? यहाँ मैंने क्या बताया कि रेडियो में अगर कोई कठिन शब्द आया, आप उसको तुरंत रोक करके उस पर विचार विमर्श नहीं कर सकते हो, उसका अर्थ नहीं ढूंढ सकते हो, जबकि मुद्रित माध्यम में ये सुविधा मिलती है आपको, है ना। तो इसका ऑप्शन था घ, प्रसारित शब्दों की कठिनाई का तत्काल कोई निराकरण नहीं। अब आगे प्रश्न संख्या 16। श्रोताओं और पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि से टेलीविजन बहुत ही सशक्त माध्यम है, क्योंकि 4 ऑप्शन सुनिए। यह समाचारों के पुष्टिकरण का कार्य करता है। दूसरा, यह द्विरेखीय माध्यम है। तीसरा, निरंतर व नियमित रूप से प्रसारित होता है। या चौथा, यह दृश्य व श्रव्य माध्यम है। अब बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी। ये पिछले वाले का उत्तर दे रहे हो आप लोग? अब वाले का उत्तर प्रश्न संख्या 16 चल रही है, अब का दे रहे हो तो 16 साथ में लिख दो, मुझे पता चल जाए वो आप वाले इस वाले प्रश्न का उत्तर देने लगे हो, 16वें का। हाँ शाबाश, सही आने लग गए, वेरी गुड। इसका मतलब पिछले वाले का दे रहे थे पहले, है ना। हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, मुझसे अभी भी 2 बच्चों ने पूछ लिया, ठीक है। मेरा 16वां प्रश्न था, श्रोताओं और पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि से टेलीविजन बहुत ही सशक्त माध्यम है, क्योंकि 4 ऑप्शन थे। पहला, यह समाचारों के पुष्टिकरण का कार्य करता है। दूसरा, द्विरेखीय माध्यम है। तीसरा, निरंतर व नियमित रूप से प्रसारित होता है। या चौथा, यह श्रव्य व दृश्य माध्यम है। शाबाश, बिल्कुल सही। डी ऑप्शन यानी चौथा घ विकल्प ही सही है, यह दृश्य व श्रव्य माध्यम है। जिसको डाउट है मैं बता दूं, समाचारों के पुष्टिकरण का कार्य इसमें नहीं है, इंटरनेट में है ना। द्विरेखीय इंटरनेट है, रेडियो या टेलीविजन एक रेखीय ही है। और निरंतर व नियमित रूप से प्रसारित तो होता है, लेकिन प्रसारित होने से क्या बांध कर रखना आसान है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। नियमित रूप से अगर कोई कार्यक्रम आता, रोज आपकी क्लास होती हो जिसमें आप देख भी पा रहे हो, सुन भी पा रहे हो, पर रोज रोज तो आप नहीं अटेंड करते, है ना, बोर हो जाते हैं ना। तो बांध कर रखना उसमें इतना संभव नहीं है। संभव किस वजह से है? क्योंकि दृश्य भी है, श्रव्य भी है, यानी चौथा विकल्प इसमें सही है। निरंतर व नियमित रूप से प्रसारित होना कोई इसको बांध कर रखने की गारंटी नहीं है। इसमें बच्चों की रुचि बनी ही रहेगी ऐसा जरूरी नहीं होगा। अगला 7वां प्रश्न। बच्चों बेटर होगा आप प्रश्न संख्या के साथ अगर अपना उत्तर लिखेंगे ना, तो मुझे भी डाउट नहीं रहेगा कि आप पिछले वाले का उत्तर दे रहे हैं कि नए वाले का दे रहे हैं। अब 7वां प्रश्न आ गया। खबरों के दृश्य अनुपलब्ध होने की स्थिति में रिपोर्टर द्वारा मिली जानकारी के आधार पर केवल समाचार की सूचना देने को क्या कहते हैं? क ड्राई एंकर, ख ड्राई विजुअल, ग एंकर बाइट या घ एंकर पैकेज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले 7 चरण बताए थे। टीवी समाचारों के 7 चरण है ना। तो उनमें से आप खुद सोच लीजिए कि कौन से वाला ये है। खबरों के दृश्य अनुपलब्ध होने की स्थिति में रिपोर्टर द्वारा मिली जानकारी के आधार पर केवल समाचार की सूचना देने को क्या कहते हैं? ड्राई एंकर, ड्राई विजुअल, एंकर बाइट या एंकर पैकेज? बताओ बच्चों जल्दी जल्दी। शाबाश, बहुत से बच्चे दे रहे हैं ए, और यही सही है। बी उत्तर जो 1-2 का आ गया गलत हो गया बेटा। ड्राई एंकर सही है, क्योंकि केवल सूचना देना है ना, जब तक दृश्य उपलब्ध नहीं होते उसे हम ड्राई एंकर कहते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया जिन बच्चों ने भी ये
ए ऑप्शन लिखा है वह सही है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रित माध्यम के अंतर्गत नहीं आता? अब मैं मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आने वाली चीजों के नाम बताने वाली हूँ। पहला ऑप्शन पुस्तक, दूसरा समाचार पत्र, तीसरा फेसबुक और चौथा शोध पत्रिका। बताइए जल्दी से। क पुस्तक, ख समाचार पत्र, ग फेसबुक और घ शोध पत्रिका। शाबाश। ये तान्या, अभिनय, अभय नहीं, अभिनय ही आया है, अभिनय, ईशा, मनीषा, शाबाश शाबाश। नैना, दीक्षा, दीपाली, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। बेटा आपको टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा आज की इस क्लास के बाद। और जैसे ही मैं ये क्लास खत्म करूंगी, हालांकि मैंने आपके लिए इस पाठ के 42 प्रश्न तैयार किए थे और वो सारे ही ऐसे हैं कि उनसे बाहर आने की संभावना मुझे लगती नहीं, मगर क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए मैं 25 प्रश्नों के बाद आपके डाउट्स के लिए समय रखूंगी। ठीक है, आप अपने डाउट्स पूछ पाएंगे मुझसे, या फेसबुक में बुक को देख के पुस्तक मत समझ लेना आप, है ना। फेसबुक मेरे ख्याल ज़्यादातर बच्चे जानते ही हैं कि फेसबुक पर मुद्रित नहीं, वो ई बुक तो फिर भी है, ठीक है ना। तो मुद्रित माध्यम हम उसे कहते हैं जो छपी हुई चीज़ें हैं, प्रिंटेड, जैसे हमारी पुस्तकें हैं, समाचार पत्र है, ब्रोशर है, या पैम्फलेट्स होते हैं, है ना, शोध पत्रिकाएं, ये सब उसमें आते हैं। अगला प्रश्न संख्या 19, रेडियो या टेलीविजन के समाचार लेखन की शैली है, कौन सी शैली? उल्टा पिरामिड, सीधा पिरामिड, कथात्मक या फीचर? रेडियो या टेलीविजन के समाचार लेखन की शैली, पहला विकल्प उल्टा पिरामिड, दूसरा सीधा पिरामिड, तीसरा कथात्मक और चौथा फीचर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो बच्चों। शाबाश, अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड। हैरानी की बात है एक का भी गलत नहीं आया, शाबाश। इसका मतलब है आप अच्छे से पढ़कर आए हैं, बहुत से बच्चे पढ़कर आए हैं। पहला विकल्प ही सही है, उल्टा पिरामिड शैली, ये समाचार लेखन की शैली होती है। वो समाचार लेखन चाहे रेडियो के लिए हो, चाहे समाचार पत्र के लिए हो, या फिर टेलीविजन के लिए हो। शाबाश बच्चों। प्रश्न संख्या 20, कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना। शब्द को ध्यान से सुनना, मैंने कहा तत्काल महज सूचना देना क्या कहलाता है? क लाइव, ख फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ग एंकर बाइट, घ एंकर विजुअल। शाबाश। 20वां प्रश्न है ये, 20 के साथ अपना ऑप्शन दे दो ताकि ये पता चल जाए कि आप कौन से वाला समझ रहे हो। प्रश्न 19वां समझ रहे हो कि 20वां? हाँ, 20वें के साथ दो बच्चों, 20वें के साथ बताइए। तत्काल, बीच में एक दो बच्चों का तो गलत भी आ गया, मैक्सिमम का सही आ रहा है। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। मनीषा बिल्कुल सही, ममता सही, शाबाश। भारती सही, वेरी गुड बेटा। तत्काल वाले में आता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ तुरंत दे दी जाती है, ठीक है। और यदि मैं ये कहती कि सीधे उस स्थल से सीधे सूचना दे देना तो बनता लाइव, ठीक है ना। ए ऑप्शन तब सही होता अगर सीधे घटना स्थल से होता, लेकिन मैंने सीधे घटना स्थल शब्द नहीं प्रयोग किया, मैंने क्या कहा? तत्काल महज सूचना देना, ठीक है। यानी सिर्फ सूचना दी जाएगी लेकिन उसी समय तत्काल, तो ये बन जाएगा फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। यानी ख ऑप्शन बी वाला दूसरा विकल्प सही था। प्रश्न संख्या 21, रमेश के 70 वर्षीय दादाजी जिनका अभी हाल ही में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, उनके लिए समाचार जानने का सर्वोत्तम जनसंचार माध्यम कौन सा है? 4 ऑप्शन, क रेडियो, ख समाचार पत्र, ग टेलीविजन या घ इंटरनेट। प्रश्न संख्या 21 है, 21 डाल के तब लिखना, रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन या इंटरनेट। शाबाश, वेरी गुड। निशा, नैना, ईशा, ममता, वेरी गुड बेटा। प्रताप सिंह, ये बच्चे सच में पढ़कर आए हैं और ऐसे ही सभी बच्चों को पढ़ना है, ऐसे ही सभी बच्चों को अच्छे अच्छे सही सही उत्तर देने हैं, और ताकि उनके नंबर अपने फाइनल
एग्जाम्स में भी बहुत बढ़िया आए। वेरी गुड बेटा। मैक्सिमम बच्चों का सही उत्तर है रेडियो, क्योंकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने का मतलब क्या हुआ? अगर ये देखो बच्चों, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है तो इसका मतलब आंखों की समस्या है ना, आंखों की कोई दिक्कत आई है ना, तो ऐसे में देखना भी मना करते हैं। ऑपरेशन होने के बाद टीवी भी नहीं देख सकते वो, ठीक है। इंटरनेट शायद इसलिए प्रयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि 70 वर्षीय हैं, इतनी बड़ी उम्र में वे कंप्यूटर इंटरनेट के साथ शायद ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो, है ना। तो और समाचार पत्र भी क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्योंकि जब ऑपरेशन हुआ है तो कुछ समय तक आंखों पर जोर डालने को भी मना किया जाता है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ए, पहला रेडियो। शाबाश, रेडियो उनके लिए समाचार जानने का सर्वोत्तम माध्यम है। तो बच्चों अगर आपको मजा आ रहा है ना, प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़े प्रश्न संख्या 22 की ओर। खबर के दृश्य आने तक एंकर द्वारा दर्शकों को रिपोर्टर से फोन पर बात करके जानकारी देने को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला लाइव, दूसरा फोन इन, तीसरा एंकर बाइट, या चौथा ब्रेकिंग न्यूज। हाँ जी बताइए, फटाफट बताइए बच्चों। 22वें प्रश्न का उत्तर दे रहे हो आप, वेरी गुड। सही आने शुरू हो गए उत्तर, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। हाँ बहुत अच्छे बच्चों, ज्यादातर बच्चों ने सही उत्तर दिया ख, फोन इन, क्योंकि जब फोन पर जानकारी ली जाती है तो क्या होता है? वो फोन इन। वेरी गुड। 23वां प्रश्न, मीडिया की भाषा में बाइट का अर्थ है, क्या अर्थ है? बाइट, ध्यान से सुनना, 4 ऑप्शन। पहला, 2 वॉइस ओवर या दृश्यों का अंतराल भरने के लिए पुल का काम करने वाला। ख, खबर की सूचना। ग, कथन। और घ, क व ग दोनों। क कौन सा था? मीडिया की 2 वॉइस ओवर या दृश्यों का अंतराल भरने के लिए पुल का काम करने वाला, और ग था कथन, ठीक है। ये दोनों सही हैं। या ख मैंने बोला था खबर की सूचना, तो आपने चारों सुन लिए, बताइए बच्चों कौन सा ठीक होगा? रिपीट करूं? 23वां प्रश्न है, मीडिया की भाषा में बाइट का अर्थ है, क्या है? पहला, 2 वॉइस ओवर या दृश्यों का अंतराल भरने के लिए पुल का काम करने वाला। दूसरा, खबर की सूचना। तीसरा, कथन। और चौथा, क व ग दोनों। नितिका गौर और अंशु, इन्हें लगा कि हमारा लेट ना हो जाए। वेरी गुड, इन्होंने तो पूरा चैट बॉक्स भर दिया अपने ऑप्शन से, डी से। शाबाश बेटा, बिल्कुल सही है। घ वाला ऑप्शन ही सही है, डी वाला, जिसमें क व ग दोनों ही सही हैं, क्योंकि 2 वॉइस ओवर, वॉइस ओवर समझते हो ना, कि कोई दृश्य दिखाया जा रहा है, पीछे से जो आवाज आ रही है आपको, है ना, आवाज जानबूझ के डाली जाती है, वो होती है वॉइस ओवर। तो 2 वॉइस ओवर या 2 दृश्यों के बीच के हिस्से को भरने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बाइट। बता दिया जाता है कि ये दृश्य था, अब अगला ये आ रहा है, तो बीच का जो गैप है किसने भरा? बाइट ने। ऐसे बाइट, जब किसी घटना स्थल पर लोगों के कथन सुनाए जाते हैं, उनसे बात की जाती है, हाँ जी आपने क्या देखा, आपको कैसा लगा, ऐसे होता है ना, तो वो भी क्या है? कथन। इन दोनों को ही हम बाइट कहते हैं, लेकिन खबर की सूचना बाइट नहीं होती। तो सही विकल्प क्या हुआ? घ, यानी क व ग ये दोनों ही सही थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, किसी घटना से संबंधित दृश्य, उससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं इत्यादि सभी कुछ संपूर्णता के साथ दिखाना क्या कहलाता है? एंकर पैकेज, और एंकर विजुअल, एंकर बाइट, या ड्राई एंकर? बताइए बच्चों। शाबाश, ये तृप्ता, तृप्ता, वेरी गुड, तृप्ता वेरी गुड, शाबाश, सबसे पहले उत्तर दिया और सही उत्तर दिया। और निकिता का भी सही है, नितिका का भी सही है, महिमा, अभय, मानसी, ममता, शाबाश, ये तो हमारे स्टार हैं आज की क्लास के। लगातार सही उत्तर देने वाले बच्चे, मीनाक्षी, भारती, ममता, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। सबका, जिन्होंने ये, जिनके मैंने नाम बोले, सभी का ही सही आ रहा है। और भी बहुत से बच्चे हैं सही उत्तर देने वाले, लेकिन मैं ही बता देती हूँ,
इस प्रश्न का सही उत्तर है क, एंकर पैकेज। ठीक है, तो बच्चों पहले तो ये बताओ, आपको यहाँ पर बोरियत तो नहीं हो रही और मजा आ रहा है? यस और नो, जल्दी से इतना तो कमेंट बॉक्स में आप लिखो, फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं? अच्छा, बोरियत नहीं हो रही, वेरी गुड। चलिए, तो ऐसा करती हूँ बच्चों, मुझे भी तो पता चले कि आप कितना वाकई दिल से इस क्लास को लेने के लिए इच्छुक हैं। तो जो 25वां प्रश्न है ना, उसका पोल दे रही हूँ मैं आपको। ठीक है, प्रश्न पहले मैं आपके सामने बोलती हूँ और इसका पोल आपने देना है, और ये आपके पास पहुँच गया, और आप खुद पढ़ लीजिए, साथ में मैं भी एक बार सुना देती हूँ। किसी दृश्य को शूट करते समय जो आवाज़ खुद ब खुद चली आती है, उसे हम क्या कहते हैं? नेट या नेट साउंड, वॉइस ओवर, प्राकृतिक आवाजें या फिर शोर? जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। रिपीट कर रही हूँ, क नेट या नेट साउंड, ख वॉइस ओवर, ग प्राकृतिक आवाजें, और घ शोर। शाबाश, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। 27% का अभी तक आया है सही उत्तर। बाकी बच्चे कब देंगे भाई? जल्दी जल्दी दो, शाबाश। बेटा ध्यान से देखो एक बार, मैंने क्वेश्चन क्या बोला वो सुनो। किसी दृश्य को शूट करते समय जो आवाज खुद ब खुद चली आती है, उसे क्या नहीं कहते हैं? ध्यान से सुनना, आप शायद वो समझ रहे हो कि क्या कहते हैं, है ना? अपने आप चली आने वाली आवाजों को क्या कहते हैं, आप वो समझ रहे हो। मैं कह रही हूँ क्या नहीं कहते हैं। अब ध्यान से देखो, इनमें से 3 तो वो है जिनको कहते हैं, उन आवाजों को जो कहते हैं ना, वो तो 3 नाम तो वही हैं, सिर्फ एक नाम है जो नहीं कहते हैं। अब मुझे तो वही उत्तर चाहिए। शाबाश, ये बबीता, हाँ वेरी गुड, सही उत्तर आया बबीता का। बाकी शायद प्रश्न नहीं समझ पा रहे मेरा, दोबारा बोलती बेटे। मैंने कहा किसी दृश्य को शूट करते समय जो आवाजें खुद ब खुद चली आती है ना, उन आवाजों के 3 नाम है। वो 3 नाम आपको इन चारों ऑप्शंस में दिखेंगे, ठीक है, लेकिन एक चौथा ऐसा भी दिख जाएगा जो हम उसको नहीं कहते हैं। तो वही वाला ही बता दो मुझे तो ऑप्शन कि वो कौन सा है जो इन आवाजों का नाम नहीं है। नहीं, थोड़ा सा डाउट है, नहीं नहीं, तो मैं बताती हूँ, चलो कोई बात नहीं। ये मुझे सिर्फ 37 बच्चों का, 37% बच्चों का सही उत्तर मिला इसमें। इसका उत्तर है ख, वॉइस ओवर। रूपल का, बबीता का सही था, लेकिन काफ़ी बच्चों का, संध्या का भी सही है, लेकिन काफ़ी बच्चों का गलत भी था। तो जहाँ पर आपको डाउट आएगा वही समझाना ही मेरा काम है। तो बच्चों सुनो, जो आवाज़ें अपने आप आ जाती है ना किसी भी शूटिंग के दौरान, है ना, जैसे मान लीजिए बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, हाँ, या कोई गाड़ी जा रही है उसके हॉर्न की आवाज़ आ रही है, या कहीं पंखा चल रहा है पंखे की आवाज़ आ गई बीच में, ठीक है, कहीं दूर डोरबेल बजी, डोरबेल की आवाज़ बीच में आ गई। ये आवाज़ें हम नहीं चाहते आ जाए, फिर भी आ जाती हैं, अपने आप आ गई, ठीक है। या समझिए बाहर पक्षी चहचहा रहे हैं, उनकी आवाज़ें आ गई, कहीं पर पानी चल रहा है, नल चल रहा है ना, तो पानी के गिरने की आवाज़ें आ गई। ये सारी आवाज़ें जो खुद ब खुद चली आती हैं, उन्हें हम या तो कहते हैं नेट या नेट साउंड, या इन्हें कहते हैं प्राकृतिक आवाज़ें, या इन्हें हम कहते हैं शोर। लेकिन वॉइस ओवर नहीं कहते। वॉइस ओवर क्या है? जो हम खुद पीछे डालते हैं, अपने आप नहीं आती, हम डालते हैं। मान लीजिए मैं आपके पास वीडियो भेज रही हूँ, वीडियो में मैं पीपीटी दिखाऊंगी, ठीक है, और उसके पीछे मैं खुद बोलूँगी कि इस प्रश्न का उत्तर ये है, इस तरह से इसका उत्तर ये होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ये बताऊंगी। तो ये क्या हुआ? वॉइस ओवर। तो यानी सही विकल्प कौन सा बना? ख, वॉइस ओवर। अब बताइए बच्चों, कक्षा को आगे ले जाएं और प्रश्न बढ़ाएं या फिर आपके डाउट्स ले लें? जैसे आप कहोगे मैं वैसा कर लूँगी। बोलिए, मुझे आप जल्दी से उसमें चैट बॉक्स में बता दीजिए, डाउट ले लूँ। चलिए ठीक है, आप बारी बारी से अपने प्रश्न लिखते जाइए, मैं उनके उत्तर देती जाती हूँ। बाकी के बचे हुए प्रश्न आपको मेरे लिंक से मिल ही जाएंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है,
आप वहाँ से देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर भी लिंक मिल जाएगा। लेकिन यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, आपके कोई प्रश्न है तो आप वो पूछ लीजिए, ठीक है। आप प्रश्न लिखिए। बबीता तो आगे चलना चाह रही है, चलिए ठीक है, मैं पहले एक बार देख लेती हूँ बेटा, कोई डाउट्स हैं तो ठीक है, वरना मैं आगे भी करा दूंगी प्रश्न, क्योंकि मेरे तो तैयार हैं। मैंने इसीलिए पीपीटी तैयार की थी कि आप लोगों के पास पूरा स्क्रीन पर प्रश्न भी दिखाई दे और आसानी हो जाए। लेकिन हाँ बोलो बच्चों, है डाउट तो जल्दी जल्दी लिखो ना, आप पूछो, मैं बता देती हूँ, ठीक है, वरना मैं फिर आगे बढ़ूंगी। अच्छा, प्रश्न नहीं है अभी, आपकी कोई समस्या नहीं है, ठीक है, मैं आगे बढ़ाती हूँ। बोर तो नहीं हो रहे ना? आप यस और नो बता दीजिए फटाफट, यस और नो बताइए। अगर बोर नहीं हो रहे तो मैं 10 मिनट में सारे के सारे प्रश्न खत्म करा देती हूँ। आगे भी बोलिए, और क्वेश्चन करने हैं? शाबाश बेटा, ये अभी जो ऑल इंडिया रेडियो वाला जवाब दिया बच्चे ने, ये सही लिखा हुआ था, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, अगर आप अपने प्रश्न, अपनी कोई समस्याएं नहीं पूछना चाहते तो मैं अगला प्रश्न करती हूँ फिर, ठीक है। 26वां प्रश्न, ठीक है। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सी टेलीविजन की भाषा की विशेषता नहीं? लाइव क्लास का बेटा फायदा ही यही है कि आपकी रुचि को, आपकी उत्सुकता को, जागरूकता को देखते हुए ही मैं आगे बढ़ूंगी। यदि आपको लगेगा बोर हो रहे हैं, बंद करनी चाहिए, तो मैं यहीं तक रोक दूंगी। और यदि आप चाहते हैं कि आगे करें तो हम आगे भी करवाएंगे, ठीक है। ये मैम, स्तंभ लेखन किसका रूप है? ये एक मिनट की, किस बच्चे ने प्रश्न पूछा है मैं बता देती। ये बेटा वैसे मैं बता दूं, ये आपका सेकंड टर्म में आने वाला है, ठीक है। पत्रकारीय लेखन का रूप है, ठीक। अभी नहीं आ रहा, अभी आपके जो आ रहे हैं पाठ, उनमें ये एजुकेटर नाम से जिसका भी है चैनल, मुझे नहीं मालूम, एजुकेशन फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, उसने प्रश्न पूछा, मैम स्तंभ लेखन किसका रूप है? पत्रकारीय लेखन का रूप है, क्योंकि समाचार पत्रों में एक निश्चित स्तंभ के लिए स्थान दिया जाता है कुछ साहित्यकारों को, कुछ रचनाकारों को, जो कि पाठकों में बहुत अधिक प्रसिद्धि पा जाते हैं और पाठक नियमित रूप से उनका पढ़ना चाहते हैं, तो इसीलिए उन्हें एक स्तंभ लिखने के लिए एक निश्चित स्थान दे दिया जाता है। उस निर्धारित स्थान पर वो लिखते हैं, जिसे हम स्तंभ कहते हैं। तो ये स्तंभ लेखन पत्रकारीय लेखन का ही रूप है। ये मनीषा ने प्रश्न पूछा, समाचार पत्र में पत्रकारीय लेखन के संपादकीय पृष्ठ पर छपता है स्तंभ लेखन। बिल्कुल सही, तृप्ता ने बिल्कुल सही जवाब दिया। स्तंभ लेखन जो है ये अक्सर उसी पर संपादकीय पृष्ठ पर छपता है, लेकिन दूसरी जगह भी छप सकता है बेटा, कंपलसरी नहीं है। स्तंभ लेखन का मतलब एक निश्चित स्थान पर एक निर्धारित स्थान दिया गया और नियमित रूप से छापा गया। अब ये भी नियमित रूप से भी, ये मतलब नहीं है कि डेली छपेगा, ठीक है। कुछ स्तंभ ऐसे होते हैं जो हर मंगलवार आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हर बुधवार आते हैं, उन्हें हम स्तंभ लेखन कहते हैं, लेकिन एक नियमितता जरूर बनी रहती है, ठीक है। और कौन से 3 शब्दों का प्रयोग रेडियो और टीवी की भाषा में प्रयोग निषेध है? शाबाश, आपने तो बेटा वही प्रश्न पूछ लिया जो मैं ही पूछने वाली हूँ थोड़ी देर में, हैं? यानी आप मुझसे आगे आगे बढ़ रहे हो, है ना। तो चलिए, फिर भी आपके प्रश्न का मैं दे देती हूँ, और फिर मुझे पता चलेगा जब मैंने प्रश्न पूछा तो कितनों ने उस बात को याद रखा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे उपरोक्त, निम्नलिखित, है ना, क्रमांक, इस तरह से अगर होते हैं तो वो टीवी की भाषा शैली में उनको हम शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इससे सुनने वालों को, पाठकों को या श्रोताओं को समझने में परेशानी हो सकती है, इसलिए इन शब्दों को शामिल नहीं किया जाता। अधोलिखित, उपर्युक्त, निम्नलिखित, इस तरह के शब्दों को प्रयोग करने से बचा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देती हूँ मैं। प्रश्न संख्या 26 है। अगर किसी का और भी रह गया है प्रश्न तो आप बेटा साथ साथ देते जाइए, मैं अवश्य आपके लूँगी। संचार के बारे में बताओ प्लीज, ठीक है। संचार, संचार क्या होता है बेटा? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों तक अपनी बात को पहुंचाया जाता है तो इसे हम संचार कहते हैं। इसमें सूचनाएं, भावनाएं, हमारे
जो हमारी भावनाएं हैं, हमारे विचार हैं, सूचनाएं हैं, ये सब पहुंचाई जाती हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों तक उनको हम पहुंचाते हैं, इसे हम संचार कहते हैं। हालांकि संचार वाला पहला पार्ट है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम का, और वो 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित है, परंतु इस तीसरे पार्ट में भी यदि संचार वाले पार्ट से संबंधित कुछ बातें जुड़ी हुई हैं तो वो आ सकती हैं, ठीक है। और सूचनाओं के आदान प्रदान को, भावनाओं के आदान प्रदान को हम संचार कहते हैं। तो बेटा ऐसा है, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए हम कुछ प्रश्न और ले लेते हैं। और पत्रकार के प्रकार कौन कौन से हैं ये भी बता देती हूँ। चलिए, क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा यदि आप अपनी समस्याएं पूछना चाहेंगे मैं उन्हें स्पष्ट करूंगी, और वरना मैं प्रश्न आगे बढ़ा लूंगी। पत्रकार बेटा 3 होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार पूछिए ना आपने मुझसे। पत्रकार के 3 प्रकार होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। पूर्णकालिक क्या होंगे? जो किसी एक समाचार पत्र से पूरे समय के लिए नियमित वेतन भोगी होंगे, पूरे समय के लिए जुड़े हुए होंगे, यानी जैसे उनको मासिक वेतन मिलता है, ठीक है, वे हैं पूर्णकालिक। अंशकालिक क्या है? जो निश्चित समय के लिए आते हैं, कुछ अंश के लिए। कहने का अभिप्राय क्या है कि वो मासिक वेतन नहीं पाते, अपितु वे पार्ट टाइम जॉब कहते हैं ना जिसे हम, है ना, वे होते हैं अंशकालिक पत्रकार। और तीसरा है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर किसी एक समाचार पत्र से जुड़े हुए नहीं है, वे किसी भी समाचार पत्र के लिए कार्य कर सकते हैं, एक से अधिक समाचार पत्रों के लिए भी कार्य कर सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं फ्रीलांसर, ठीक है। तो अभी तक जितने प्रश्न आए थे वो क्लियर हो गए मेरे ख्याल से, तो बाकी के प्रश्न हम लास्ट में ले लेते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी मुझे 10 मिनट में सारे प्रश्न खत्म करने हैं, ताकि जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं उनका समय ना बर्बाद हो। 26वां प्रश्न लेती हूँ मैं। इनमें से कौन सी टेलीविजन की भाषा की विशेषता नहीं है? ठीक है, ये टेलीविजन की भाषा की विशेषता नहीं है, वो बताना है आपने। पहला, सरल संप्रेषणीय प्रभावी भाषा। दूसरा, छोटे सरल स्पष्ट वाक्य। तीसरा, उच्चारण में सहजता। और चौथा, किंतु उपर्युक्त क्रमांक युक्त वाक्य। फटाफट दे देंगे, मुझे पता है, अभी सुन के हटे हैं। मैंने पहले कहा था कि मेरे से पहले आपका प्रश्न आ गया, ये प्रश्न तो मैंने पूछना था। शाबाश, बिल्कुल सही बेटा, डी वाला, घ वाला चौथा विकल्प बिल्कुल सही, वेरी गुड। 27वां प्रश्न। अब आप जब भी उत्तर लिखेंगे तो अंक साथ में डाल देना कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, ठीक है। 27वां है, इनमें से किस नाम से इंटरनेट पत्रकारिता को नहीं पुकारा जाता? याद रखना, मैं जो 4 विकल्प दूंगी उनमें से 3 नाम तो वो हैं जो पुकारे जाते हैं, एक चौथा नाम ऐसा होगा जो नहीं पुकारा जाता, वो आपको सोचना है। पहला, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, कंप्यूटर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता। अब बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। शाबाश शाबाश, ये 26वें का उत्तर चल रहा है अभी तक, 27वां शुरू हो जाओ। वेरी गुड। नितिका, ममता, नहीं ममता नहीं, नितिका, कनिष्का, और एजुकेटर प्रताप सिंह, अभिनय, संध्या, वेरी गुड। ईशा, ईशा चौरसिया, अंकिता, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। कंप्यूटर पत्रकारिता इसका सही उत्तर है, ग विकल्प सही है। इंटरनेट पत्रकारिता को कंप्यूटर पत्रकारिता नहीं कहा जाता, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। प्रश्न संख्या 28, इंटरनेट पत्रकारिता द्वारा हम क्या कर सकते हैं? चारों विकल्प सुनिएगा। पहला, ताज़ा खबरों सूचनाओं से अवगत हो सकते हैं, ये इंटरनेट पत्रकारिता के लाभ भी हैं, ठीक है। पहला मैंने बोला ताज़ा खबरों सूचनाओं से अवगत हो सकते हैं। दूसरा, चर्चा परिचर्चा बहस में शामिल हो सकते हैं। तीसरा, समय की धड़कन को महसूस कर सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। और चौथा, उपयुक्त सभी। बताइए बच्चों। अच्छा, झा ने हंसराज कॉलेज में हिंदी ऑनर्स लिया, शाबाश बेटा, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि हिंदी को आपने अपना करियर बनाया, वेरी गुड, शाबाश। डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी, आपने बिल्कुल उत्तर सही दिया। प्रश्न रिपीट करने की ज़रूरत मेरे ख्याल इसलिए नहीं है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का सही उत्तर आ रहा है, और यदि किसी को लग रहा है थोड़ा सा कि दोबारा जानने की ज़रूरत है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है ना, आप वहाँ पर इसे दोबारा पढ़ लेना। 29वां प्रश्न,
भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? भारत में पूछ रही हूँ बच्चों, ध्यान रखना, विश्व में नहीं, भारत में। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? जल्दी जल्दी। प्रश्न संख्या 29, 29 के साथ। नहीं बेटा, गलत आ गया। अभी भी गलत आ रहे हैं। नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको ये अब एक सही आया, सोनिया का सही आ गया। सोनिया बिल्कुल सही। ये संध्या नहीं बेटे। चलिए मैं बता देती हूँ, दूसरा दौर। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर है, विश्व में तीसरा है। याद रखना बच्चों, विश्व में तीसरा, भारत में दूसरा। तीसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 HTML से क्या अभिप्राय है? ये अगर स्क्रीन शेयर हो रखी होती तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहती, लेकिन खैर सुन के भी शायद आप बता ही देंगे। पहला विकल्प, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस। सेकंड, हाई टाइम मिक्स्ड लेटर। थर्ड, हाई टेक मिक्स्ड लैंग्वेजेस। फोर्थ, हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी मार्कअप लैंग्वेजेस। बता पाएंगे? मुश्किल लगा ना? कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर तो सही आने लग गए। अरे वाह, शाबाश। बबीता का सही है, कनिष्का का सही है, अंकिता, ईशा, बहुत सारे बच्चों का सही है। वेरी गुड। ए ऑप्शन सही है, पहला पहला का विकल्प, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस, ये हम किसको कहते हैं? HTML को कहते हैं। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है? ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, मैक्सिमम पूछा जाता है बच्चों, फटाफट से इसका उत्तर देंगे आप। नवभारत टाइम्स, राजस्थान पत्रिका, प्रभा साक्षी या भास्कर? बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी। रिपीट करूं? अच्छा, इनमें से कौन सा ऐसा समाचार पत्र है जो केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है, यानी कागज पर नहीं छपता, वो प्रिंट रूप में उपलब्ध नहीं होता, केवल इंटरनेट पर होता है? पहला नवभारत टाइम्स, दूसरा राजस्थान पत्रिका, तीसरा प्रभा साक्षी या चौथा भास्कर? नहीं पता चल रहा? शाबाश, अरे वाह, मैक्सिमम बच्चों का सही, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। जो अभी आए हैं उन सब बच्चों को भी नमस्ते, खुश रहो बेटा, और इंटरेस्ट के साथ, पूरी रुचि के साथ इस कक्षा को आगे देखो, क्योंकि थोड़े से प्रश्न अभी बाकी हैं, 10 प्रश्न हैं अभी और। इसका उत्तर ग, प्रभा साक्षी बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 32 की ओर। भारत में वेब पत्रकारिता करने वाली पहली साइट कौन सी है? पहली साइट पूछ रही हूँ बच्चों, ठीक है? इससे मिलता जुलता एक और प्रश्न भी है दूसरा, वो बाद में बताऊंगी। पहली साइट आपको बतानी है। का rediff.com, दूसरा BD, ये गलत आ गया वर्ड, तीसरा इंडिया इन्फोलाइन और चौथा आउटलुक। पहला है rediff.com, दूसरा BD, तीसरा इंडिया इन्फोलाइन और चौथा आउटलुक। कौन सा होगा? शाबाश, वेरी गुड। अंशु, संध्या, प्रताप सिंह, रूपल, वेरी गुड बेटा, ए ऑप्शन, पहला विकल्प बिल्कुल सही। rediff.com पहली साइट थी। और मैंने अभी कहा था इससे मिलता जुलता एक और प्रश्न है कि भारत में विशुद्ध पत्रकारिता करने का श्रेय किस वेबसाइट को जाता है? वो भी आता है, ज्यादातर पूछा जाता है, वो है तहलका.com। वो प्रश्न भी इससे मिलता जुलता है, पहली पूछी जाएगी तो रीडिफ, और विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय अगर पूछा जाएगा तो तहलका। अब आए हम प्रश्न संख्या 33 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक पत्रिका नहीं है? खत्म होने वाले हैं प्रश्न, बस 5 मिनट और बच्चों। अनुभूति, अभिव्यक्ति, आसक्ति या सराय? जल्दी बताइए। अनुभूति, अभिव्यक्ति, आसक्ति या सराय? बताओ बताओ फटाफट, कौन सा उत्तर सही होगा? नहीं पता? नहीं, ए नहीं। 33वें प्रश्न का उत्तर ए जो दे रहे हैं वो गलत है। ऑप्शंस फिर से सुनिए, अनुभूति, अभिव्यक्ति, आसक्ति, सराय। शाबाश, ये नितिका का सही आ गया, संध्या सही है, अंशु सही है, संध्या वेरी गुड बेटा। आसक्ति,
इसका उत्तर होगा, क्योंकि आसक्ति कोई साहित्यिक पत्रिका नहीं है। 34वां प्रश्न, मुद्रित माध्यमों के लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें हैं, कौन सी? पहला विकल्प, लेखन और प्रकाशन के बीच में होने वाली अशुद्धियों को सुधारना। दूसरा, सरल सहज सुबोध भाषा का प्रयोग। तीसरा, शब्द व समय सीमा का ध्यान। और चौथा, उपर्युक्त सभी। जल्दी से बताओ, मुद्रित माध्यमों के लेखन में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? 34वां प्रश्न, वेरी गुड। ये नितिका तो सबसे आगे, वेरी गुड। अभिनय, शाबाश। महिमा, रूपल, झा, नितिका, मनीषा, बिल्कुल सही उत्तर। घ विकल्प भी सही है, चौथे वाला उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पत्रकारिता का एक प्रकार नहीं है? चारों सुनना ध्यान से, इंटरनेट पत्रकारिता का प्रकार नहीं है। पहला, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइट, वेब मीडिया, लाइब्रेरी। आप जानते हो, अच्छे से जानते हो, जल्दी जल्दी बताओ। जो इंटरनेट पत्रकारिता का प्रकार नहीं है, जिसमें इंटरनेट की मदद से समाचार पत्र छपे हुए नहीं मिलते आपको। ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइट, वेब मीडिया या लाइब्रेरी? शाबाश, बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा, घ लाइब्रेरी। आगे बढ़े। 36वां प्रश्न, उल्टा पिरामिड शैली में लिखते समय समाचार का कौन सा अंग नहीं रहता? चारों विकल्प सुनिए। पहला, मुखड़ा या इंट्रो। दूसरा, बॉडी। तीसरा, क्लाइमेक्स। चौथा, समापन। जल्दी बताइए, कौन सा अंग नहीं होता? प्रश्न संख्या 36 का उत्तर है, कुछ बच्चे डी भी दे रहे हैं। बेटा डी नहीं हो सकता, डी नहीं है। शाबाश, सी, ठीक, बिल्कुल सही। क्लाइमेक्स इसका नहीं होता। इसके 3 ही अंग होते हैं समाचार के, इंट्रो, बॉडी और समापन। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की कमी नहीं है? यानी 3 तो कमियां होंगी, एक नहीं होगी। जो नहीं है वो छांटनी है आपको। पहला, अश्लीलता फैलाने का माध्यम। दूसरा, अफवाहों द्वारा शांति भंग करने की संभावना। तीसरा, फर्जी साइट के जरिए लोगों का ठगे जाना। और चौथा, 24 घंटे अपडेट रहना। जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। 37वां प्रश्न है। शाबाश, नितिका का सही, मनीषा का सही, मुनेश, अभिनय, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप, सही है। घ विकल्प चौथा, 24 घंटे अपडेट देना, यह इंटरनेट की कमी नहीं है, बल्कि यह तो उसकी खूबी है। और प्रश्न संख्या 38, समाचार वाचक को असुविधा से बचाने के लिए समाचार लिखते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? पहला, समाचार कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टंकित होने चाहिए। टंकित मतलब टाइप, मतलब कंप्यूटर पर जब टाइप करो तो ट्रिपल स्पेस में टाइप करो। दूसरा, समाचार में समासिक शब्दों अथवा अतिरंजित उपमाओं वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था समासिक शब्द क्या होते हैं। तीसरा, स्वाभाविक प्रवाह को बाधित करने वाले मुहावरों के प्रयोग से बचना चाहिए। और चौथा, उपर्युक्त सभी। बताइए, 38वां प्रश्न है ये, खत्म होने वाले हैं बस, जल्दी जल्दी। अरे वाह, शाबाश, डी। ये तो स्टार बच्चे हैं, इनके लिए तो कुछ ना कुछ प्राइज होना चाहिए। और प्राइज के तौर पे बेटा फिलहाल तो मैं यहाँ आपके लिए ताली ही बजा सकती हूँ, ठीक है। वर्चुअल मोड पे मैं आपके पास गिफ्ट तो नहीं दे सकती, लेकिन शाबाश, मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि ये बच्चे लगातार सही उत्तर दे रहे हैं। बहुत अच्छे बेटा। हाँ, इसका घ विकल्प उपर्युक्त सभी वाला सही है। और समाचार वाचक को असुविधा से बचाने के लिए समाचार लिखते समय ये सारी बातों का ही ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 39, विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर कब से कब तक माना जाता है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि भारत में तो अभी तक भी दूसरा दौर चल रहा है, लेकिन विश्व स्तर पर तीसरा दौर चल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ प्रश्न पूछ रही हूँ दूसरे दौर का। विश्व स्तर पर दूसरा दौर कब से कब तक? पहला ऑप्शन 1982 से 1992 तक। दूसरा 1993 से 2001 तक।
तीसरा 2002 से 2013 तक, और चौथा 1982 से 2002 तक। जल्दी बताइए। शाबाश। बी रूपल फर्स्ट आ गई, अंकिता भी, वेरी गुड। ईशा, कुछ बच्चों का गलत भी आने लग गया। 39वें का ही उत्तर दे रहे हो ना बेटा? ये अक्षय का ठीक है, अभिनय का ठीक है, बहुत सारे बच्चों का सही है, पर कुछ कुछ को डाउट भी है। डी वाला बता रहे हैं कुछ बच्चे, वो नहीं बेटा, बी वाला ही ठीक है। ख दूसरा ऑप्शन। 1993 से 2001 तक विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चला था। उसके बाद तीसरा दौर जो शुरू हुआ वो आज तक चल रहा है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से किसने इंटरनेट के विकास में सहयोग किया? 4 ऑप्शंस दूंगी, ध्यान से सुनना। इंटरनेट एक्सप्लोरर ने, जानते होगे आप, यूज करते हो ज्यादातर, है ना। नेटस्केप, HTML, या उपयुक्त सभी? बताइए जल्दी से। का विकल्प है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ख नेटस्केप, घ HTML, या फिर घ उपयुक्त सभी? अरे वाह, शाबाश। संध्या फर्स्ट, वेरी गुड। ममता, अभिनय, भारती, मनीषा, महिमा, अभिनय, वेरी गुड बेटा, शाबाश। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो आप लोग। घ विकल्प चौथे वाला ये बिल्कुल सही है। और अंतिम प्रश्न आने वाला है, आया नहीं, आने वाला है। ठीक है, हाँ, 41वां प्रश्न है। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? सत्यवादी हरिश्चंद्र, उदंत मार्तंड, आनंद बाजार पत्रिका, या बंगाल गजट? प्रश्न संख्या 41 पूछ रही हूं मैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र, उदंत मार्तंड, आनंद बाजार पत्रिका, या बंगाल गजट? जल्दी से बताइए। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं, आपने एकदम सही उत्तर दिया। उदंत मार्तंड पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न जो आज की कक्षा का है वह है, भारत का पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिकतर पूछा जाने वाला प्रश्न, कि पहला छापाखाना भारत में, विश्व स्तर की बात नहीं कर रही हूं मैं, भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? पहला ऑप्शन 1556 में गोवा में, दूसरा 1762 पुणे में, तीसरा 1526 मुंबई में, चौथा 1756 कोलकाता में। शाबाश बबीता, वेरी गुड। अंशु, शाबाश। ईशा, अभिनय, सही उत्तर देने वाले सब बच्चों के लिए ताली। इसमें का ऑप्शन सही है, 1556 में गोवा में। तो बच्चों, इसी के साथ आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। और यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो मैं 2 मिनट रुकती हूँ, आप पूछ लीजिए अपने प्रश्न और रख सकते हैं, कोई समस्या है तो, वरना फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, आप मुझे खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके कि अगली कक्षा आप किस विषय पर चाहते हैं, कब चाहते हैं। ठीक है, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि उसमें स्क्रीन भी शेयर हो पाए। ठीक है, और आपको यदि क्लास अच्छी लगी तो बच्चों लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने बाकी उन फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर कीजिएगा जिन्होंने क्लास नहीं ली, ताकि वे भी इसे देख सकें और अभ्यास कर सकें, अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, अपने चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखकर बताइए कि आज की कक्षा आपको कैसी लगी। ठीक है, ओके बेटा, नमस्कार, धन्यवाद।